नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हम बात कर लेते हैं पिछले चैप्टर की पार्ट 3 की। हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान का भूगोल का जो भाग है उसमें पार्ट 3 पढ़े थे। और उसमें हमारे ये दो क्वेश्चन थे। और दो क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन ये था कि कालगुडली और कुलगाड़ी की खानें किस धातु की खानें है, और इसका राइट आंसर होगा सोना। सेकंड क्वेश्चन ये था, नरोरा और कैगा किस प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन केंद्र है, और इसका राइट आंसर होगा परमाणु ऊर्जा। नरोरा यूपी में है और कैगा कर्नाटक में है। अब हम शुरुआत करते हैं पाठ 4 की, कृषि। देखिए, कृषि का अंग्रेजी समानांतर शब्द है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। और ये जो शब्द है एगर या एग्रो शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है मृदा। और कल्चर, कल्चर यानी उसको खेती करना उस मृदा के ऊपर, तो इसलिए कृषि को बोलते हैं एग्रीकल्चर। देखिए, हमारे आर्थिक क्षेत्र में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जिनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रियाओं का संबंध जो है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कृषि करना, मत्स्यन संग्रहण आदि। इसमें जो उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं वो सीधे प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हम खेती कर रहे हैं तो आप प्राकृतिक रूप से सीधे ज़मीन में खेती कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं। जो बागवानी है वो मछली पकड़ रहे हैं, तो सागर, समुद्र, तालाब इत्यादि से पकड़ रहे हैं, तो सीधे प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इन क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। कौन से संसाधनों के प्रसंस्करण से? इसमें प्राथमिक क्रियाओं के संसाधनों के प्रसंस्करण, यानी हम इनका उपयोग करते हुए जो कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे इस्पात विनिर्माण। ठीक है, हम लौह अयस्क सीधे पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, धरती से प्राप्त करते हैं। डबल रोटी कृषि से प्राप्त करते हैं, यानी जो अनाज वगैरह है जिससे डबल रोटी बनती है। कपड़ा है, ये भी हम कृषि से प्राप्त करते हैं, जैसे सूती कपड़ा जो है वो कपास वगैरह वो खेती से प्राप्त करते हैं। तो यानी कि जो द्वितीयक क्रियाएं हैं ये पूरी तरह प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर होती है। आगे है तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। ये जो तृतीयक क्रियाएं हैं ये प्राथमिक और द्वितीयक जो क्षेत्र होते हैं उनको सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे यातायात, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन इत्यादि। ये जो अध्यापक वगैरह का काम भी, ये भी तृतीय सेवाओं में आएगा। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं उदाहरण कुछ दे करके, कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रियाओं का जो है कार्य है या उसमें शामिल है या नहीं है। ठीक है, वो पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए तृतीयक क्रियाओं में शामिल नहीं है, 3 ऑप्शन ये दे दें, यातायात, बैंकिंग और बीमा दे दें, और चौथा दे दें मत्स्यन या मछली पालन, तो उसका नहीं है में मत्स्यन शामिल होगा, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं का भाग है। अब है विश्व में 50% और भारत में लगभग 2/3 आबादी जो है पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। तो यानी कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पे बहुत अधिक जनसंख्या निर्भर है। हालांकि ये बात अलग है कि कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान बहुत कम है। कृषि तंत्र देखिए क्या होता है। कृषि तंत्र में क्या क्या शामिल होता है? इसमें बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक निवेश है। यानी निवेश का कार्य करते हैं क्या क्या? बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। तथा जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, गुड़ाई इत्यादि जो है इसकी
संक्रियाएं हैं तथा निर्गतों के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, फसल, ऊन, डेयरी या कुक्कुट उत्पाद प्राप्त होते हैं। यानी हम इन चीज़ों को निवेश करेंगे, ठीक है, और निवेश करने के बाद जो संक्रियाएं होंगी वो जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई या जो पक्षी वगैरह है या पशु है डेयरी उत्पाद के लिए उनकी देखभाल करना, ये संक्रियाएं होंगी। और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें उनसे हमारी आवश्यकता की चीज़ें प्राप्त होंगी, जैसे बीज वगैरह से हमें फसलें प्राप्त होंगी, है ना। पशुपालन से हमें डेयरी के उत्पाद प्राप्त होंगे, ऊन प्राप्त होगी, और कुक्कुट प्राप्त होंगे, यानी जो मुर्गियां हैं आप उनका मांस वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, अंडे प्राप्त कर सकते हैं, ये आउटपुट का काम करेंगे। जैविक खेती, इसमें किसी रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद व प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। देखिए जैविक खेती क्या होती है, आज वर्तमान में पूरे विश्व में जैविक खेती पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रासायनिक खादों से की जाने वाली कृषि से स्वास्थ्य खराब हो रहा है इंसान का, और यहाँ तक कि कुछ जगह रासायनिक खादों का ये दुष्प्रभाव भी देखने को मिला है कि इंसान में कैंसर जैसी बीमारियां रासायनिक खादों से हो रही है। इसलिए लोग क्या करें कि जैविक खेती की तरफ जैविक खेती में क्या होता है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक खाद प्रयुक्त नहीं करना होता है, केवल जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, सड़ी पत्तियां इत्यादि प्रयुक्त करते हैं। अब तो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने भी क्या किया है कि जैविक खेती के लिए भी एक अलग लोगो, यानी जैविक खेती के जो उत्पाद होंगे उनकी पैकिंग पे एक अलग लोगो जारी कर दिया गया है, और इसके लिए लाइसेंस देना भी प्रारंभ किया है। इसके लिए क्या होगा कि जैसे आपको कोई जैविक खेती करनी है तो 3 साल तक के क्या करना पड़ेगा कि आपको 3 साल तक उस खेती में जो भी फसल उगाएंगे किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और 3 साल के बाद आपकी उस फसल के उत्पाद को देखा जाएगा, क्योंकि जो रासायनिक खाद रहती है उसका लगभग असर रहता है 3 साल तक। उसके बाद उसको जांचा परखा जाएगा कि हाँ अब आपका जो उत्पाद है वो जैविक उत्पाद हो गया है, तो आपको बाजार में जो सामान्य जो कीमत होती है उससे अधिक कीमत मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि के प्रकार, यानी कृषि जो है वो कितने प्रकार की होती है। कृषि सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, एक तो निर्वाह कृषि, ठीक, और दूसरी होती है वाणिज्यिक कृषि। इसको भी हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। देखिए निर्वाह कृषि क्या होती है, जो सामान्यतः आपके अनाज वगैरह या आपके जीवन यापन के लिए जो खेती करते हैं वो निर्वाह कृषि में शामिल होती है। और वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि आप उसको सीधे आप उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो वस्तुएं, वो जो उत्पाद है वो होता ही ऐसा है कि आपको सीधा उसको मार्केट में बेचना पड़ता है और आपको नगद प्राप्त हो जाता है पैसा। देखिए निर्वाह कृषि को भी हमने 2 भागों में बांट दिया है। इसमें गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि जो हम कृषि करते हैं उसमें हम आधुनिक औजार और आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। और इसका दूसरा भाग हो गया आदिम निर्वाह कृषि, यानी अनादिकाल से जिस प्रकार की हम खेती करते आ रहे हैं वो आदिम निर्वाह कृषि होती है। इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया है, एक तो स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि एक स्थान पर खेती करने के बाद आप एक दो फसलें प्राप्त करेंगे उस भूमि से, और उसके बाद क्या करेंगे, आप दूसरी जगह चले जाएंगे खेती करने के लिए। यानी आपने जंगल साफ किया, खेती करी, एक या दो फसलें ली, भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई तो आपने वो भूमि छोड़ करके दूसरी जगह नए खेत तैयार किए और दूसरी जगह आपने खेती करना प्रारंभ किया, इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। आदिम निर्वाह कृषि का दूसरा भाग है चलवासी पशुचारण। देखिए चलवासी पशुचारण का मतलब है कि ऐसे कुछ समुदाय हैं जो एक स्थान पर न रह करके अलग अलग स्थान पर अपने पशुओं को रखते हैं और पशु चराते रहते हैं। इनका काम केवल पशुचारण ही होता है। जैसे जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, ठीक है, और हिमाचल उत्तराखंड के में भोटिया जो जनजाति है,
इनका काम केवल और केवल पशुपालन करना ही है। जैसे गुज्जर जो बकरवाल वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में पहाड़ी ऊपरी हिस्सों में चले जाते हैं और सर्दी के दिनों में उन पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर बर्फ़ गिरने लगती है, पशुओं के लिए घास नहीं बचती, तो नीचे मैदानों में आ जाते हैं। तो ये होते हैं चलवासी पशुचारण। ये एक स्थान पर नहीं रहते हैं ये लोग। दूसरी प्रकार की हमने देखी थी कृषि वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। एक तो होती है वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरी है रोपण कृषि और तीसरी है मिश्रित कृषि। ठीक है, वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक अनाज कृषि का तात्पर्य है कि आप जब अनाज उगाते हैं तो इतनी अधिक मात्रा में उगाते हैं कि आपको वो अनाज क्या है, बाजार में बेचना पड़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। पूर्ण रूप से आपको वो बाजार में बेचना, जैसे मक्का है, आप मक्का ज़्यादा प्रयोग तो खुद करोगे नहीं। ठीक है, आपको अधिकांशतः मक्का अपने बाजार में बेचना पड़ेगा और आपको नगद प्राप्त हो जाएगी। और जैसे दालें वगैरह हैं, ठीक है, दालें भी आप अधिक खुद स्वयं थोड़ी उपयोग करोगे। ठीक है, आप 20 किलो 25 किलो खुद के लिए रख लोगे साल भर, अधिकतम मैक्सिमम। ठीक है, बाकी तो आपको बाजार में बेचना है। दूसरी प्रकार की कृषि होगी रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब है कि आप जब फसलें लगाते हैं तो रोप कर लगाते हैं, जैसे गन्ना है, ठीक है, और केला है, विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलें हैं, इनमें रोपण कृषि में आती है। चाय है, कॉफ़ी है, ये भी रोपण कृषि में ही शामिल होते हैं, चाय कॉफ़ी भी। और तीसरे प्रकार की कृषि होती है मिश्रित कृषि, यानी आप खेती बाड़ी करने के साथ साथ क्या करेंगे, आप पशुपालन भी कर रहे हैं। पशुपालन क्या होता है, विस्तृत रूप से नहीं करते हैं। आप पशु रखते हैं, 1 2 या 3 पशु, 4 पशु, बस इतना है कि आप उसकी आवश्यकताएं जो अपने खेत के से प्राप्त उत्पादों से ही कर सकते हैं। आप अपने घर का कार्य खर्च जो है उससे चला सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पे डेयरी वगैरह नहीं करनी होती है, 1 2 पशु रखने होते हैं अपनी आवश्यकता के लिए। इसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। अब देखिए स्थानांतरित कृषि हमने देखी थी। स्थानांतरित कृषि को विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप देखिए इनको झूमिंग कृषि कहाँ कहते हैं? स्थानांतरित कृषि का एक नाम है झूमिंग। ये बोलते हैं उत्तर पूर्वी जो भारत है, जो 7 सिस्टर्स जो स्टेट हैं, 7 राज्य पूर्वोत्तर के, उनमें इसको झूमिंग कृषि बोलते हैं। ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? रोका। ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? रोका। और मैक्सिको में मिल्पा। और लदांग बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, ये रूप है मलेशिया का। एग्जाम में आपको इस प्रकार के नाम दे करके पूछ सकते हैं कि कौन किस देश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जा सकता है। तो आपको इस प्रकार की चीज़ें याद कर लेनी चाहिए, बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप चाहे तो मेरे इस वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर चाहें तो आप जैसे ही आपको फुर्सत मिले इन चीज़ों को अपने ईयरफोन वगैरह लगा करके आराम से, कहीं भी आप सफ़र कर रहे हैं या ऐसी जगह बैठे हैं फुर्सत से कि आपके पास कॉपी किताब नहीं है, तो आप इसको सुन सकते हैं। और आप अपने मित्रों को भी इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब है रोपण कृषि में चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला इत्यादि आते हैं, यानी इनको हम रोप करके उगाते हैं। यह विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, यानी गर्म इलाके जहाँ बरसात वगैरह भी खूब होती है और गर्मी भी पर्याप्त होती है। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत व श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। अब है हम विश्व में उत्पादित प्रमुख फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्य फसलें कौन कौन सी है विश्व में? देखिए, चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है चावल, यानी विश्व में सर्वाधिक चावल खाया जाता है। यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के लोगों का मुख्य आहार है। उष्ण यानी गर्म इलाके, उपोष्ण यानी हल्के गर्म इलाके, वहाँ के लोगों का प्रमुख आहार है। चावल के लिए, जो चावल की फसल है उसके लिए आपको उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, यानी जो जलवायु है वो आर्द्रतापूर्ण हो, वर्षा भी पर्याप्त हो,
और चिकायुक्त जलोढ़ मिट्टी यानी चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता आवश्यक होती है। क्योंकि चावल ऐसी फसल है जिसमें आपको लगभग 1.5 से 2 महीने तक आपको उसमें खेत में पानी भरा रखना पड़ता है। ठीक है, तब जाके ये फसल पैदा होती है। इसलिए पानी की पर्याप्त चाहिए, वर्षा भी पर्याप्त चाहिए। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ होता है पूरे विश्व में? सर्वाधिक उत्पादन चीन का होता है, यानी नंबर 1 क्या है? चीन है चावल उत्पादन में। सेकंड भारत, फिर जापान, फिर श्रीलंका और फिर मिस्र है। ये चावल के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं। अगली फसल है गेहूँ। चावल के बाद सर्वाधिक खाई जाने वाली फसल जो है, खाद्य फसल, वो है गेहूँ है। देखिए, जब गेहूं का जो वर्धन काल होता है, जब ये बढ़ता है तो इसमें मध्यम तापमान चाहिए। वर्षा और कटाई के समय वर्षा इसको चाहिए और कटाई के समय तेज धूप बहुत आवश्यक होती है। देखिए, बरसात 2-3 बरसात हल्की फुल्की भी बरसात हो जाती है, उसमें भी ये गेहूँ उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ये क्या है, रबी की फसल है, यानी सर्दी के दिनों में ये पैदा होती है ये फसल। तो इसके लिए जो सर्दी के दिनों में जो भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ से जो बरसात होती है, हल्की फुल्की बरसात भी इस फसल के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो सर्दी में जो बरसात होती है जिसको हम मावठ कहते हैं, ये मावठ जो है इस फसल के लिए बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में, एक प्रकार से यूँ कह लीजिए कि औषधि का काम करती है और ये फसल तेजी से बढ़ती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी आवश्यक है। सुअपवाहित का मतलब होता है कि जब बरसात वगैरह का जो होती है तो वो पानी क्या है, उन खेतों में भरा नहीं रहे, आसानी से बह करके निकल जाए या मिट्टी में नीचे समा जाए, यानी पानी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। उत्पादन इनका सर्वाधिक कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में होता है सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का। अब है मिलेट। मिलेट यानी मोटा अनाज। देखिए, मोटा अनाज का मतलब ये नहीं है कि ये अनाज जो होता है ये मोटा होता है आकार में। मोटा अनाज का मतलब होता है बहुत ही एक छोटे स्थान पर की जाने वाला जो फसल जो है उसको बोलते हैं मोटा अनाज। ठीक है, जैसे ज्वार, बाजरा इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में भी ये पैदा हो जाता है। कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान, पर्याप्त सूर्य प्रकाश इस फसल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बाजरा है वो सामान्यतः राजस्थान और गुजरात में खूब बोया जाता है। अब आपने देखा होगा कि बाजरा जो जिस क्षेत्र में बोया जाता है वहाँ बहुत ही कम बरसात होती है, यानी बरसात के दिनों में बोया जाता है और बरसात के मौसम में भी 2 या 3 बरसात में ही अच्छा बाजरा पैदा हो जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं, यानी ये मोटे अनाज में शामिल है। अन्य उत्पादक देश जो कौन कौन से हैं वो है नाइजीरिया जो अफ्रीका महाद्वीप में है, चीन और नाइजर। नाइजर भी अफ्रीका महाद्वीप में है। अगली फसल है हमारी मुख्य मक्का। मक्का के लिए मध्य तापमान, वर्षा अधिक और धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित उपजाऊ मृदा आवश्यक होती है। सुअपवाहित वही तात्पर्य है, यानी पानी आसानी से बह करके निकल जाए, बरसात का इकट्ठा नहीं रहे, वरना फसल गलने लग जाती है। इसके मुख्य उत्पादक जो देश हैं वो यूएसए यानी अमेरिका है, ब्राज़ील है, चीन है, रूस है, कनाडा है, भारत और मैक्सिको, ये प्रमुख उत्पादक देश है। देखिए, मक्का जो फसल है ये बहुत ही चमत्कारी फसल भी कह सकते हैं आप इसको। इस फसल को मल्टीपर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं आप इसको, खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि मक्का के जो दाने होते हैं जिनको कॉर्न बोलते हैं, आप उनको आग में तपा करके बना करके खा सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जिनको बोलते हैं, स्वीट कॉर्न लोग उगाते हैं। अगली फसल है कपास। उच्च तापमान आवश्यक होता है, हल्की बरसात इसके लिए पर्याप्त रहती है। ज़्यादा बरसात में क्या होता है कि पेड़ नीचे गिर जाता है, इसकी शाखाएं टूटने भी लगती हैं। 200 से लेकर 210 दिन तक पाला रहित दिन होना चाहिए। तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। तेज़ धूप की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जब इसके जो फल जो बनता है जिसको हम डोडा बोलते हैं, जब वो फल बनता है तो उसके अंदर जो कपास रहती है, रुई रहती है, तो तेज़ धूप से क्या है वो खिलता है और खिलने पर क्या होता है वो रुई अच्छी तरह बाहर पक करके निकलती है।
काली व जलोढ़ मिट्टी इसके लिए आवश्यक मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। और इसके मुख्य उत्पादक जो राष्ट्र हैं वो हैं चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र, ये प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं। और कपास के लिए अच्छी किस्म की कपास मानी जाती है जिसका जो रेशा है वो ज़्यादा लंबा होना चाहिए। अगली फसल है पटसन। ये भी एक रेशेदार फसल है। इसको इसका जो उपनाम जो है वो सुनहरा रेशा है, यानी हम पटसन को सुनहरा रेशा कह सकते हैं। पटसन बहुत ही अच्छी फसल है। देखिए ये बहुत ही ये मान लीजिए वाणिज्यिक फसलों में अच्छी फसल मानी जाती है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी आवश्यक होती है, उच्च तापमान जरूरी होता है और इसके लिए भारी वर्षा आवश्यक होती है। इसीलिए पटसन जो है वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। जैसे आपने जो बंगाल वाला जो क्षेत्र देखा होगा, पश्चिम बंगाल का, और जो भारत का पड़ोसी राष्ट्र है बांग्लादेश, इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि चिकनी मिट्टी है और इस क्षेत्र में बरसात भी अधिक होती है। इसलिए इस क्षेत्र में पटसन बहुत ज़्यादा पैदा किया जाता है। इसके लिए आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है, क्योंकि जहाँ बरसात अधिक होती है वहाँ जलवायु भी आर्द्र ही मिलेगी। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक होता है। भारत, बांग्लादेश इसके मुख्य उत्पादक राष्ट्र हैं। अगली फसल है हमारी कॉफ़ी। देखिए चाय और कॉफ़ी जो है विश्व के प्रमुख पेय पदार्थों में गिने जाते हैं। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी जो है वो बहुत आवश्यक होती है। गर्म और आर्द्र जलवायु जरूरी होती है। इसके लिए पर्वतीय ढाल होना जरूरी है, क्योंकि चाय और जो कॉफ़ी उत्पादन है वो सामान्यतः ढाल वाले क्षेत्रों में ही किए जाते हैं। यानी नमी तो चाहिए लेकिन पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके उत्पादक प्रमुख राष्ट्र कौन कौन से हैं? इसके उत्पादक प्रमुख राष्ट्र हैं ब्राज़ील, कोलंबिया और भारत। ब्राज़ील, कोलंबिया और भारत इसके मुख्य उत्पादक राष्ट्र हैं। देखिए ब्राज़ील में जो है वो कॉफ़ी अधिक पैदा की जाती है। जो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उन बागानों को बोलते हैं फेजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को बोलते हैं फेजेंडा। ठीक है। देखिए कॉफ़ी के पौधे की जो खोज है 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरबवासी चरवाहे ने की थी। अब कैसे की थी, कई किंवदंतियां हैं। देखिए ये एक रोचक तथ्य है। ठीक है। तो ये रोचक तथ्य ये है कि काल्दी नामक एक अरबवासी था, वो क्या करता था, बकरियां चराता था। तो उसने देखा कि कुछ दिनों से उसकी जो बकरियां हैं वो उछल कूद ज़्यादा कर रही हैं। ठीक है, इधर उधर ज़्यादा भाग रही हैं। तो उसको लगा कि मेरे बकरियों में ये जो व्यवहार में जो परिवर्तन है, इतनी जो चंचलता है, इतनी उछल कूद है, ये किस कारण से कर रही है। इसके लिए उसने देखा कि वो एक विशेष प्रकार के पौधे को खा रही हैं, उसकी फलियों को खा रही हैं। तो इसने भी क्या किया, उन फलियों को खाया। और फलियों को खाने से इसको काफ़ी चंचलता और काफ़ी ताजगी महसूस हुई। उसके बाद इस पौधे से कॉफ़ी वगैरह पेय के रूप में प्राप्त की जाने लगी। ये एक रोचक तथ्य है। अब कितनी हकीकत है कितना नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसा माना जाता है। चाय। देखिए चाय भी प्रमुख पेय पदार्थ है। आप सुबह उठते ही आपको भी चाय चाहिए, उसी प्रकार से विश्व में चाय बहुत पी जाती है। इसके लिए ठंडी जलवायु जरूरी होती है। वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा यानी समान रूप से अच्छी बरसात होना। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन लगातार बरसात हो गए और फिर कई दिनों का गैप हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं, समान रूप से कुछ अंतराल पे बरसात होते ही रहनी चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें बहुत अधिक श्रम चाहिए, श्रमिक चाहिए इसमें बस, क्योंकि उन कोमल जो पत्तियां होती हैं उनको क्या है, एक एक करके चुनना पड़ता है, हाथों से तोड़ना पड़ता है। अब एक एक पत्ती को तोड़ना और फिर उनको सुखाना, किण्वन करवाना, फिर उससे चाय पत्ती वगैरह बनती है। आज के हमारे पाठ से दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, अर्थात किस फसल के लिए हम सुनहरा रेशा शब्द प्रयोग करते हैं, उसका उपनाम है चाय, पहला ऑप्शन। दूसरा है कपास और तीसरा है पटसन। ठीक है, आपको इन तीन ऑप्शन में से बताना है सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, सेकंड ऑप्शन भारत और थर्ड ऑप्शन है रूस। आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। और दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपनी आवश्यकता वाले मित्रों को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित है और उसी से लिया गया है। अनावश्यक चीज़ें मैंने इसमें ऐड नहीं करी है, केवल और केवल तथ्यात्मक चीज़ें बताइए जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है ये NCERT पैटर्न पर आधारित है। आपको NCERT की बुक्स अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत संक्षिप्त में ज़रूरी बातों को ही शामिल किया है।